गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें याद कर लेते हैं जो हमको आज की टॉपिक में ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारी पहली बेसिक चीज़ों में से एक है कि करंट ऑलवेज फॉलोज द लेस रेजिस्टेंस पाथ। कहने का मतलब है, एक अगर आप सर्किट बनाओ जिसमें एक ऐसे रेजिस्टेंस लगा दो, ठीक है, और दूसरा एक ऐसे सिंपली कनेक्ट कर दो और उसके अक्रॉस एक बैटरी लगा दो, ठीक है। तो जो करंट इस बैटरी से निकल रही होगी विच इज़ बेसिकली आई, तो उसका डायरेक्शन यहाँ आने के बाद दो पॉसिबल डायरेक्शन है उसके पास। आइदर ये इस एक रास्ते को चुने या फिर ये बी रास्ते को चुने। बी रास्ते में उसको एक रेजिस्टेंस आर को फेस करना होगा और ए रास्ते में वो किसी तरह के रेजिस्टेंस को फेस नहीं करना होगा। तो जब बाय नेचर है, बाय नेचर भी हम लोग क्या करते हैं कि अगर कोई रास्ता है जिसमें कि एक रास्ते में बहुत ट्रैफिक है, एक रास्ते में ट्रैफिक नहीं है, तो आप हमेशा वही रास्ते को चुनोगे कि जिस रास्ते में ट्रैफिक कम हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे करंट को ज़्यादा ट्रैफिक फेस करनी पड़ेगी, इस ब्रांच में किसी तरह का कोई ट्रैफिक नहीं होगा। तो उस केस में जो मैक्सिमम करंट्स होंगे वो हमारा हमेशा इस, ठीक है, इस पाथ के थ्रू ही फॉलो करेगी। या फिर सिंपली कहोगे कि करंट फॉलोज ऑलवेज लेस रेजिस्टिव पाथ। जिस भी पाथ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू लेस होगी वो उसी पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करेगा। ओके। और जो दूसरी चीज है, ठीक है, वो है एक डिवाइस है, गैल्वेनोमीटर, ठीक है। गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर क्या है? तो बेसिकली इट इज अ डिवाइस, ठीक है, विच डिटेक्ट करंट, ठीक है। डिटेक्ट करंट कहने का मतलब है, आप किसी सर्किट में ऐसे रेंडमली कोई करंट, एक सर्किट पाथ ड्रॉ कर दो, ठीक है, किसी भी सर्किट का एक छोटा सा पार्ट ड्रॉ कर दिए और आप देखना चाहते हो कि इसके बीच में करंट फ्लो कर रही है कि नहीं। तो आप इसमें सीरीज में एक, ठीक है, गैल्वेनोमीटर ऐड कर दो। अगर गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, एक उसमें निडल होता है और यहाँ पे जीरो होता है, इधर 15 50 जो भी होगा, इधर 15, ठीक है। ये डिफ्लेक्शन दिखाता है। अगर किसी भी तरह का करंट गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट करता है तो ये जो हमारा निडल है वो अपने पोजीशन पे पॉजिटिव करंट है, डायरेक्शन भी बताता है। अगर इस डायरेक्शन पे जा रहा है तो करंट का डायरेक्शन सही है, इस तरह जा रहा है तो करंट का डायरेक्शन रिवर्स है, ये बताने के काम करती है। यानी बेसिकली जो गैल्वेनोमीटर है वो करंट डिटेक्ट करती है, ये स्मॉल से स्मॉल वैल्यूज के करंट को भी डिटेक्ट कर सकती है, ठीक है। तो दो चीजें हम लोगों को आज के टॉपिक को पढ़ने के लिए जरूरी है। तो हमारी जो आज की टॉपिक है वो टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। हमारी जो आज की टॉपिक है वो है व्हीटस्टोन ब्रिज। ये भी एक तरह का डिवाइस है, ठीक है। डिवाइस किस तरह का डिवाइस है? तो ये भी एक डिवाइस है जो अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करने का, ठीक है। आपके पास किसी रेंडमली एक आप वायर दे दिया गया, आपको एक कॉपर का वायर दे दिया गया या आयरन का एक वायर दे दिया गया, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर वायर, ठीक है, या फिर आपको एक रेजिस्टेंस ही दे दिया जाए, ठीक है, जैसे कलर कोडिंग में पढ़े थे, आपको वैसा एक रेजिस्टेंस दे दिया जाए। आपसे पूछा जाए व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर रजिस्टर, तो आप तो कलर कोडिंग्स के थ्रू बताओगे। अगर सपोज कलर कोडिंग्स के थ्रू बताओगे ना, पर कलर कोडिंग नहीं किया हुआ है, तब आप कैसे उसका रेजिस्टेंस बताओगे? तो वैसा ही एक डिवाइस है व्हीटस्टोन ब्रिज जो अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने में हेल्प करता है, और ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट पे काम करता है। यहाँ पे देखो, जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है, उसका डायग्राम कुछ ऐसा होता है। एक रेजिस्टेंस R2 R1, रेजिस्टेंस R4 R3 कनेक्टेड है। बीच में ये जो G दिखा रहा है, ऐसे करके G है, ये हमारा गैल्वेनोमीटर है। वो यहाँ से इस ब्रांच से होने वाले किसी भी करंट को, इस ब्रांच में से क्रॉस करने वाले किसी भी करंट को डिटेक्ट करने का काम करती है। एक चीज़ याद रखना, जो भी वोल्टेज रिलेटेड डिवाइस होता है, ठीक है, जो भी वोल्टेज रिलेटेड डिवाइस होता है वो सर्किट में कुछ ऐसे कनेक्टेड होता है, ठीक है, एक पॉजिटिव से एक नेगेटिव से कनेक्टेड होता है। पर जो भी करंट रिलेटेड डिवाइस होता है, जो करंट मेजरमेंट करने का काम करे या करंट पे ऑपरेट होती हो, वैसे डिवाइसेस हमेशा किसी भी सर्किट में सीरीज में ऐड होंगे। सीरीज में ऐड होने का मतलब है कि आप ऐड कर रहे हो तो यहाँ पे कुछ ऐसे ऐड होगा और फिर ये आगे, ठीक है, कुछ ऐसे सीरीज में ऐड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर यहाँ पे ऐड किया हुआ है जो इस बात को डिटेक्ट करेगी कि जो भी करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करी, जिसका सपोज हम लोग करंट, उस पर्टिकुलर करंट का नाम दे रहे हैं IG
करंट अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर, उसको डिटेक्ट करने का काम करेगी। अभी हम लोग एक पहला ही कंडीशन मान रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर जो है वो किसी तरह के करंट को डिटेक्ट नहीं कर रहा है, यानी कि IG की वैल्यू 0 है। ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग ये कंसिडर करके चल रहे हैं, फिर आगे जब रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा कि अगर IG की वैल्यू 0 है तो उससे क्या आउटपुट मिलता है। ठीक है, तो ठीक है, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिए, R1 के अक्रॉस करंट की वैल्यू I1 जा रही है, R2 के अक्रॉस करंट की वैल्यू I2 जा रही है। पॉइंट B पे आने के बाद इधर भी कुछ करंट की वैल्यू हो सकती है, इधर भी कुछ करंट की वैल्यू हो सकती है, इसलिए इधर मैंने करंट I4 माना जो किधर के अलॉन्ग जा रहा है, R4 के अलॉन्ग जा रहा है। यहाँ पे भी सेम, इधर से I1 आ रही है, इधर से IG आ रही है, तो इधर I3 करंट माना। ठीक है, तो I3 R3 के अक्रॉस जा रही है, एंड यहाँ से करंट I निकला था वापस, यहाँ पे करंट I निकला था, तो यहाँ से वापस करंट I आ रही है। पूरा मैंने हम लोगों ने क्रिचॉप्स जंक्शन रूल लगा दिया। अब क्रिचॉप्स के लूप रूल को लगाएंगे, सिंपली क्रिचॉप्स के लूप रूल को लगाएंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। तो पहला जो क्रिचॉप्स लूप रूल लगा रहे हैं वो हम लोग लूप ए बी डी ए के लिए लगा रहे हैं। ठीक है, ए बी डी ए के लिए लगा रहे हैं ये वाला लूप। ठीक है, तो पहला वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R2 कितना हो जाएगा, तो I2 R2 हो जाएगा, I2 R2। ठीक है, फिर हम लोगों ने अभी अभी मैंने बोला कि हम लोग IG की वैल्यू अभी 0 कंसिडर कर रहे हैं, यानी कंसिडर कर रहे हैं कि जो गैल्वेनोमीटर है वो किसी तरह के करंट को डिटेक्ट नहीं कर रहा है। तो देखेंगे कि उससे होगा क्या। ठीक है, तो किसी तरह का कोई करंट डिटेक्ट नहीं कर रहा है, यानी यहाँ पे किसी तरह का वोल्टेज ड्रॉप नहीं है, यानी वो 0। अब इधर से इधर जा रहे हो तो करंट का डायरेक्शन किधर है, देखो इधर के अलॉन्ग है ना, और आप जा किधर रहे हो, इधर के अलॉन्ग जा रहे हो, तो जो करंट होगा वो माइनस हो जाएगा। तो करंट इसमें कौन सा फ्लो कर रहा है, I1, तो I1 माइनस I1 हो जाएगा, माइनस I1 R1। ठीक है, माइनस I1 R1 हो गया। अभी IG की वैल्यू हम लोगों ने 0 ली है। अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो I2 R2 विल बी इक्वल टू I1 R1। ठीक है, और सिंपली इक्वल टू I1 बाय I2 इज इक्वल टू R2 बाय R1। इसको इक्वेशन ए कंसिडर कर लो। ठीक है, हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई कर दिया और इसको करंट वाले सेक्शन को अलग कर दिया, रेजिस्टेंस वाले सर्किट सेक्शन को अलग कर दिया। तो हम लोगों ने क्या किया, I1 बाई I2 इज इक्वल टू R2 बाई R1 आ रहा है, ये इक्वेशन ए कंसिडर कर लिया। अब सेकेंड लूप बी, ठीक है, ये वाला लूप, तो इसमें कौन कौन सा पॉइंट आ जाएगा, बी सी डी, वापस से हमारा बी। ठीक है, ये वाले लूप में तो देखो इस बार भी करंट का डायरेक्शन के अलॉन्ग ले रहे हैं लूप, तो I4 हमारा पॉजिटिव होगा। फिर देखो जब हम लोग I3 के अलॉन्ग आ रहे हैं तो हम लोग लूप इधर से ले रहे हैं, पर करंट का डायरेक्शन किधर है, इधर से, तो करंट का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जा रहा है, इसलिए माइनस लेंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी माइनस लिए। ठीक है, माइनस I3 R3, और इसको सिंप्लीफाई किए तो देखो लूप हमारा क्या आ जाएगा, I4 R4। ठीक है, माइनस I3 R3, इसके अक्रॉस तो 0 ही है। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा I4 R4 इज इक्वल टू I3 R3, और सिंपली R3 बाई R4 इज इक्वल टू R4 बाई R3। ये हमारा इक्वेशन बी आ गया। अब हम लोगों ने एक चीज़ कंसिडर करी है, क्या कंसिडर करी है कि IG की वैल्यू 0 है। ठीक है, 0 कहने का मतलब है कि ये सर्किट में है ही नहीं, इसको हटा दो। अब अगर ये सर्किट में नहीं है तो कैसा केस हो गया, इस पॉइंट पे, ठीक है, कुछ ऐसा केस कंसिडर हो गया, यहाँ पे करंट I फ्लो कर रहा है, इसके अक्रॉस करंट I1, इसके अक्रॉस करंट I2, तो यहाँ पे भी तो I2 फ्लो करेगा, यहाँ पे भी तो करंट I1 फ्लो करेगा। तो अगर ठीक है, इस वाले को इस वाले के साथ कंपेयर करोगे तो आप क्या देखोगे कि जो I2 यहाँ पे भी, I2 यहाँ पे भी है। अब अगर यहाँ पे नल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, इसका मतलब है कि इधर जो I2 है वो I4 के बराबर है। इस सर्किट में I2 हमारा कितने के बराबर हो जाएगा, I4 के बराबर, और I1 हमारा बराबर हो जाएगा, ठीक है, I1 हमारा बराबर हो जाएगा I3 के। कंडीशन ध्यान रखना, कब, जब IG की वैल्यू 0 होगी, यानी यहाँ पे किसी तरह का करंट फ्लो नहीं कर रहा हो तब। ठीक है, तो सेम चीज़ हुआ। ठीक है, ये I2 है, इधर किसी तरह का करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे भी I2 ही फ्लो करेगा, यानी हमारा I2 I4 के बराबर है, हमारा I1 I3 के बराबर है। ठीक है, तो I3 बाई R4, I3 बाई I4 इज इक्वल टू R4 बाई R3 था, तो चूंकि हम लोग का I3
I1 के बराबर है, I4 I2 के बराबर है, तो ये हमारा चेंज करके यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो I1 बाई I2 विल बी इक्वल टू R4 बाई R3, जिसको हम लोग इक्वेशन सी कंसिडर कर रहे हैं। अब इक्वेशन ए में भी देखो I1 बाई I2 है, इक्वेशन सी में भी देखो I1 बाई I2 है। दोनों को अगर कंपेयर करोगे, ठीक है, तो R2 बाई R1 विल बी इक्वल टू R4 बाई R3। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ध्यान रखना कब, जब गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन दिखा रही हो तब। ठीक है, अब थोड़ा सा केस को उल्टा करके सोचते हैं। केस को उल्टा करके क्या सोचते हैं, इफ आपने एक सर्किट बनाई, ठीक है, ऐसा वेटस्टोन वाला वेटस्टोन ब्रिज वाला सर्किट बनाया, और आप क्या देख रहे हो कि R2 बाई R1 इजकल टू R4 बाई R3, ऐसा आपको ऑब्जर्वेशन मिल रहा है। अगर ऐसा ऑब्जर्वेशन मिल रहा है तो ऐसा हम लोगों के पास आया क्यों? क्योंकि IG इज इक्वल टू 0, यानी जो करंट अक्रॉस गैल्वेनोमीटर था वो हमारा 0 था। ठीक है, अगर आपको पहले से ये मिल रहा है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि करंट अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इज 0। यही हुआ ना, आप यहाँ से यहाँ पहुंचे, तो यहाँ से अगर ये आपके पास पहले से है तो आप बोल सकते हो कि ये पहले आया होगा, यानी गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस करंट 0 होगा। ठीक है, और इस कंडीशन को, इस पर्टिकुलर कंडीशन को हम लोग बोलते हैं बैलेंस कंडीशन। ठीक है, बैलेंस कंडीशन क्यों? क्योंकि R2 बाई R1 की जो रेशियो है, ठीक है, R2 बाई R1 की जो रेशियो है वो R4 बाई R3 की रेशियो के बराबर है। और इस पर्टिकुलर पोजीशन पे जो हमारा गैल्वेनोमीटर है वो नल डिफ्लेक्शन शो करता है। ठीक है, अब देखो इसका यूज कहाँ पे करते हैं, तो इसका यूज कैसे है, तो आपके पास R2 पता है, सपोज R1 पता है, पर R4 की वैल्यू आपको पता नहीं है, आप इसकी वैल्यू निकालना चाहते हो, तो सिंपली R4 इजकल टू क्या कर दोगे, R2 बाई R1 इंटू R3 कर दोगे ना। इससे R4 की अननोन वैल्यूज निकल जाएगी। और वो कैसे करने का काम करोगे, वैसे ये आपके प्रैक्टिकल में भी है, ठीक है, 12th के प्रैक्टिकल में, तो वहाँ पे एकदम आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हो कि एक्चुअली यहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे कैसे अननोन रेजिस्टेंस को निकालते हैं यूजिंग अ वेटस्टोन ब्रिज। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना रहता है, आपको पता है, आपके पास एक ही अननोन रहेगा। ठीक है, अननोन है, उस R2 की वैल्यू को इंक्रीज करो, यहाँ पे हम लोगों ने R4 को अननोन माना था, तो R4 की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज करो। ठीक है, आपने रेजिस्टेंस जो R4 रखा है उसकी वैल्यू बढ़ाते चलो या घटाते चलो, और तब तक बढ़ाओ या घटाओ जब तक उसकी वैल्यू R2 बाई R1 की रेशियो R4 बाई R3 के रेशियो के बराबर ना हो जाए। ठीक है, जैसे ही ये रेशियो बराबर हो गई, आपका R4 का वैल्यू मिल गया। ठीक है, या फिर अगर आपको नल, जो आपको R4 की वैल्यू अगर निकालनी है, ठीक है, तो इन दोनों के रेशियो को ऐसे मैनेज करो, R3 की वैल्यू अगर आपको पता है तो इनकी रेशियो ऐसे मैनेज करो R2 और R1 को वेरी करके कि गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन दिखाए, और जैसे ही नल डिफ्लेक्शन हो गया उस पॉइंट पे जो R4 का वैल्यू होगा वो आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई, उस पर्टिकुलर वायर जो भी आप वहाँ पे डाल रहे हो, ठीक है, उसकी रेजिस्टेंस हो गई। तो इस तरह से, ठीक है, किसी भी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू, ठीक है, वेटस्टोन ब्रिज को यूज करके फाइंड कर सकते हैं। इसकी एक्यूरेंसी अच्छी खासी होती है, पर इससे भी ज़्यादा एक्यूरेट होता है हमारा मीटर ब्रिज। ठीक है, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल में कितना है, इतना ही है बस है कि जो विटस्टोन ब्रिज है, उसका बैलेंस कंडीशन क्या होता है, तो याद रखना R2 बाई R1 इजकल टू R4 बाई R3। और जब भी विटस्टोन ब्रिज अपने बैलेंस कंडीशन पे होता है, उस कंडीशन पे गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस करंट की वैल्यू 0 होती है। अगर इसकी वैल्यू 0 नहीं है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे भी ये एक दूसरे के रेशियो के इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, यही हमारा विटस्टोन ब्रिज है। ओके, आगे नेक्स्ट के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मीटर ब्रिज। ठीक है,